Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince त्यागी, lecturer Mechanical. Friends, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेंट्स. इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जो रेफ्रिजरेंट का नॉमेनक्लेचर हम कैसे रखते हैं, उसका डेजिग्नेट उसको कैसे करते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो रेफ्रिजरेंट्स पर. सो रेफ्रिजरेंट क्या होता है फ्रेंड्स? रेफ्रिजरेंट इज अ वर्किंग फ्लूइड इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम और साइकिल. तो जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो वर्किंग फ्लूइड है वो होता है. जो हमारा कार्यकारी पदार्थ जिसको हम बोल सकते हैं वो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है. अगर रेफ्रिजरेंट नहीं है तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बेकार हो जाएगा और हमारा कोई भी जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, कूलिंग है, कुछ भी हमको नहीं मिल पाएगा. तो रेफ्रिजरेंट क्या करता है? रेफ्रिजरेंट जो है वो कंडीशनड स्पेस में से या फिर जो इवेपोरेटर होता है जहां पर हमको कूलिंग चाहिए वहां से हीट एब्जॉर्ब करता है और जो उस हीट को कहां पे भेजता है, सराउंडिंग में, या जो हमारा हीट सिंक होता है वहां पे उस हीट को ट्रांसफर कर देता है. और ये रेफ्रिजरेंट जब पूरा साइकिल में ट्रेवल करता है तो ये डिपेंड करता है कि कुछ रेफ्रिजरेंट जो है अपने फेस चेंज करते हैं, कुछ रेफ्रिजरेंट फेस चेंज नहीं करते हैं. जैसे कि अगर वेपर कंप्रेशन साइकिल के जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं वो अपना फेस चेंज करते हैं. जो इवेपोरेटर है वहां पर वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है. उसके बाद जो कंडेंसर है उसमें उसके वेपर के वापस से लिक्विड में कंडेंसर में वो कन्वर्ट होता है. ऐसे ही अगर हम एयर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, जैसे कि हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज करते हैं या एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं, तो वहां पर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, एयर है, वो कोई भी फेस चेंज नहीं करता है. तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेंट क्या है? रेफ्रिजरेंट हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम या साइकिल का वर्किंग फ्लूइड है. जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई टू व्हीलर है तो टू व्हीलर का हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या है? टू व्हीलर का वर्किंग फ्लूइड है पेट्रोल. ऐसे ही हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसका वर्किंग फ्लूइड है रेफ्रिजरेंट. तो जो है, जैसे कि हमने पहले हमारी जो वीडियोस हमने रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताई है उसमें डिस्कस किया है, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है जिस टेम्परेचर रेंज में वो सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी कि टी हायर और टी लोअर पे उसकी थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी या आइडल एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं, कार्नोट एफिशिएंसी भी हम जिसको बोलते हैं, वो डिपेंड करती है. लेकिन जो हमारा इक्विपमेंट साइज होगा, डिजाइन होंगे, जो सेफ्टी नॉर्म्स होंगे या फिर मेंटेनेंस इश्यूज होंगे, वो सब किस पे डिपेंड करते हैं? वो सब डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स हमारे रेफ्रिजरेंट पे. सो thermodynamic efficiency of a refrigeration system depends on operating temperature, while system design, size, initial cost, operating cost, safety, reliability, serviceability depend on the type of refrigerant used. इसके साथ ही एक और जो फैक्टर अभी ऐड हो गया है वो है हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज. क्योंकि आपने जैसे को जानकारी होगी कि हमारे बहुत सारे केमिकल्स और ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम भी होती है. तो जो रेफ्रिजरेंट हम यूज करते थे अब से कुछ समय पहले तक, वो एक मेजर फैक्टर थे ओजोन डिप्लीशन के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए. तो आज की डेट में जो रेफ्रिजरेंट सिलेक्शन है उनका एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि उनके एनवायरनमेंट पर क्या इंपैक्ट होंगे. सो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट हमको किस किस क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है.
अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम रेफ्रिजरेंट को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो जनरली हम दो पार्ट्स में रेफ्रिजरेंट को डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, दूसरा है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हम में वो रेफ्रिजरेंट आते हैं जो डायरेक्ट वर्किंग फ्लूइड होते हैं, जैसे हमारे वेपर कंप्रेशन में या फिर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में। इसमें जो हमारा फ्लूइड या रेफ्रिजरेंट सिस्टम में वर्क कर रहा है एक ही होता है और डायरेक्टली कूलिंग उसी की मदद से होती है, जैसे कि हमारा घर में रेफ्रिजरेटर है। तो ऐसे ही हमारा जो डोमेस्टिक एसी होता है, जो घर में एसी लगा होता है, उसमें भी वो भी हमारा एक तरीके से प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का ही है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक सिंगल रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं और उसी से डायरेक्टली हमें कूलिंग मिलती है। जबकि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के केस में क्या होता है कि पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से हम एक दूसरे लिक्विड को या मटेरियल को या उसको कूल करते हैं, और जो दूसरा रेफ्रिजरेंट, दूसरा कूलेंट या कूलिंग मटेरियल होता है, उससे एक्चुअल प्लेस में कूलिंग होती है। सो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आर दोज लिक्विड विच आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग थर्मल एनर्जी। ये एक्चुअली ये कूलिंग नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की जो कूलिंग है उसको कहां ले जाते हैं, दूसरी लोकेशन पे लेके जाते हैं। जैसे कि हमने जो हमारी सेंट्रल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें डिस्कस किया था। ऐसे केस में जो सेंट्रलाइज्ड एसी होता है वहां पर कूलिंग एक पर्टिकुलर प्लेस पे होती है, और वहां से जो भी वाटर, चिल्ड वाटर होता है या एयर जो कूल्ड होती है, उसको जो हमारी बिल्डिंग है उसकी पूरे बिल्डिंग में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वहां पर जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है वो तो हमारे हो गए, जैसे हम R12 हो गया या R11 हो गया, जो हम गैसेस यूज करते हैं। बट वहां पर जो सेकेंडरी फ्लूइड है वो है हमारा वाटर। तो हमने जो सिस्टम था उससे हमने क्या कूल किया, पहले हमने पानी को कूल किया या फिर एयर को कूल किया, और उस एयर को या वाटर को पूरी बिल्डिंग को कूल करने के लिए यूज किया। तो ऐसे में जो हमारे वाटर हैं या एयर है वो है हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आर ऑल्सो नोन एज ब्राइन्स और एंटीफ्रीज। इनको हम ब्राइन्स भी बोलते हैं और एंटीफ्रीज भी बोलते हैं। और जो कॉमनली जो हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वो है वाटर, इथाइल ग्लाइकोल या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल या कैल्शियम क्लोराइड। ये हमारे कुछ नाम हमने यहाँ पे दिखाए जिनको हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के लिए यूज करते हैं। इनका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हम ऐसी जगह भी यूज करते हैं जहां पर जो हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, अगर वो टॉक्सिक है या वो फ्लेमेबल है, और जब वो हमारे एक्चुअल कंडीशन में हम उसको यूज नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को कूल करते हैं, और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को यूज करते हुए जो भी हमारा कंडीशनड स्पेस है जहां पे हमको कूलिंग करनी है या जहां पर हमको टेम्परेचर कम करना है, तो वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की मदद से हम करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्दर हम जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है उनको जो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे मेनली उन रेफ्रिजरेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे वेपर कंप्रेशन सिस्टम में यूज होते हैं। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में जो हमारे रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट के मिक्सचर यूज होते हैं वो हम ऑलरेडी हमारे जो वेपर एब्जॉर्प्शन वाला वीडियो था उसमें कवर कर चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे जो रेफ्रिजरेंट वेपर कंप्रेशन सिस्टम में हम या वीसी सिस्टम में जो हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। तो जो हमारे ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है वो जनरली जो हम डेराइव करते हैं वो हम डेराइव करते हैं एल्केन्स से। एल्केन्स कौन से होते हैं, जो कि ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं या इसको सेटिस्फाई करते हैं, CnH2n+2। तो यहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर कार्बन के n है तो हाइड्रोजन के उसमें होंगे 2n+2। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्केन्स। और यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं एल्केन के एग्जांपल है, जैसे मीथेन है, इथेन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये CH4 C2H6 इनके केमिकल फॉर्मूला है, और ये CnH2n+2 को फॉलो करते हैं।
तो सबसे पहले जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है, वो होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो इसमें आते हैं हमारे इथेन, मीथेन, ये इस तरह के जो हैं इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। लेकिन हम इसको फर्दर कुछ रेफ्रिजरेंट्स हैं जिनको हम ड्राइव करते हैं किससे, हाइड्रोकार्बन से। जैसे कि हम हाइड्रोकार्बन्स में से हाइड्रोजन की को जो है रिप्लेस कर देते हैं किससे, या तो क्लोरीन से या फ्लोरीन से। और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन तो रहता है लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, क्लोरीन और फ्लोरीन से। और ऐसे जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं उनको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और पॉपुलरली इनको जिस नाम से जाना जाता है वो है CFCs। ये आपने सुना भी होगा कि हम जनरली यूज करते हैं वर्ड CFC। तो CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है फ्लोरीन या फिर क्लोरीन से। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि जहां पे हमारे हाइड्रोजन के एटम्स को पूरी तरह से नहीं हटाया जाता है, यानी कि कार्बन है, उसके साथ कुछ एटम्स हाइड्रोजन के हैं और उसके साथ हाइड्रोजन के एटम होने के साथ साथ क्लोरीन और फ्लोरीन के भी एटम हैं। जैसे हम यहां पे देख सकते हैं कि CH4, यहां पर हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। अगर हम एक हाइड्रोजन रखते हैं और 3 हाइड्रोजन की जगह में क्लोरीन और फ्लोरीन रख दें तो हमारे इस तरह के जो कंपाउंड मिलते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन है, क्लोरो क्लोरीन भी है, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन भी है। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम पॉपुलरली बोलते हैं HCFC, यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट एक जो कैटेगरी इसमें फ्रेंड्स बनती है वो है कि हमने हाइड्रोजन के जो को हमने रिप्लेस किया है फ्लोरीन के साथ, जबकि क्लोरीन हम यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि नो क्लोरीन। तो हमारे पास क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। और पॉपुलरली इनको हम शॉर्ट फॉर्म जिनकी होती है HFCs। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 हो गए। एक हाइड्रोकार्बन जो हमको नेचुरली मिलता है, उसमें अगर हम क्लोरीन और फ्लोरीन को ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन की जगह में तो उसको हम बोलते हैं CFCs। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन तीनों को यूज करते हैं तो वो होते हैं HCFCs। और अगर हम क्लोरीन यूज नहीं करते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और फ्लोरीन रहते हैं कार्बन के साथ में, तो उसको हम बोलते हैं HFCs। तो इन सभी में से जो CFC और HCFC होते हैं, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनकी जो COP होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और इसमें जो रेफ्रिजरेंट के लिए हमें प्रॉपर्टीज चाहिए वो लगभग सभी प्रॉपर्टीज हमें मिल जाती हैं। तो ये हो गई हमारी पहली कैटेगरी जिनको हम ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स बोलते हैं, जो कि हमारे हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। ये हमारे कुछ नेचुरल कंपाउंड्स हैं जिनको हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। तो इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे जो रेफ्रिजरेंट्स जो हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं वाटर, एयर, अमोनिया, CO2। तो इस तरह के जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो हम यूज करते हैं और इनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। थर्ड कैटेगरी आती है मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स में हम 2 या 2 से ज्यादा जो हमारे रेफ्रिजरेंट हैं उनको मिक्स करके एक नया रेफ्रिजरेंट हम तैयार करते हैं, जिससे कि हमें जो प्रॉपर्टीज हमको एक इंडिविजुअल रेफ्रिजरेंट से, यानी कि एक अकेले रेफ्रिजरेंट से अगर हमें कुछ प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है तो हम 2 रेफ्रिजरेंट को मिला के हमारी जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या जो जरूरत है हमें उसके हिसाब से दोनों को मिक्स करके एक नया रेफ्रिजरेंट बनाते हैं। तो जो हमारे मिक्सचर्स हैं उनको हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले को हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं जो जिनका इवेपोरेटर
और कंडेंसर में जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, यानी कि वो दोनों रेफ्रिजरेंट अगर एक ही टेम्परेचर पे इवेपोरेट होते हैं और एक ही टेम्परेचर पे कंडेंस होते हैं, तो ऐसे रेफ्रिजरेंट के मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है वो बिहेव लाइक ए प्योर रेफ्रिजरेंट, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही इवेपोरेट होते हैं, वाष्पीकृत होते हैं, और दोनों एक साथ ही कंडेंस होते हैं, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे रेफ्रिजरेंट को हम प्योर रेफ्रिजरेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और ऐसे रेफ्रिजरेंट के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। यहां पर हमने फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे R500 या R500 है डेजिग्नेशन या नॉमिनिक्लेचर आप बोल सकते हैं रेफ्रिजरेंट का। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इनको कैसे नॉमिनिक्लेचर हम रेफ्रिजरेंट का ड्राइव करते हैं। तो R500 जो है वो होता है मिक्सचर ऑफ R12 एंड R152A। तो हमारे पास दो रेफ्रिजरेंट है, पहला है R12 और दूसरा है R152A। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं R500। यहाँ पर जो एक और चीज जो ध्यान देने वाली है फ्रेंड्स, कि इन दोनों रेफ्रिजरेंट के जो परसेंटेज जिसको हम मिक्स कर रहे हैं वो भी फिक्स है। अगर 73.8% R12 और 26.2% R152A को हम मिक्स करते हैं, तो जो रेफ्रिजरेंट हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं R500। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा जो है वो है R502। ये मिक्सचर है R22 का और R115 का। R22 कितना परसेंट होता है इसमें, 48.8%, और R115 होता है 51.2%। नेक्स्ट है R503। ये मिक्सचर है R23 और R13 का, और परसेंटेज जो है R23 की 40.1 और R13 की 59.9%। नेक्स्ट है R507A। ये मिक्सचर है R125 और R143A का, और दोनों ही 50-50% में इन दोनों को मिक्स करके हमको R507A का मिक्सचर या रेफ्रिजरेंट मिलता है। नेक्स्ट कैटेगरी है या मिक्सचर का जो दूसरा पार्ट है वो है जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स में अगर ऐसे रेफ्रिजरेंट को हम मिक्स कर रहे हैं जिनका इवेपोरेशन और कंडेंसिंग टेम्परेचर अलग अलग है, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर। यानी कि मान लीजिए हमने अगर दो रेफ्रिजरेंट लिए और दोनों का इवेपोरेशन का टेम्परेचर और कंडेंसेशन का टेम्परेचर अलग अलग है, तो उस मिक्सचर को हम बोलेंगे जियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ऐसे में जो हमारा ज्यादा वोलेटाइल कंपाउंड होगा वो पहले से बॉयल हो जाएगा, और जो लीस्ट वाला होगा वो देर से बॉयल होगा। ऐसे ही जब कंडेंस होगा तो इसका उल्टा होगा, जो हमारा लेस वोलेटाइल होगा वो जल्दी कंडेंस हो जाएगा, और जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो देर से कंडेंस होगा। यहाँ पे जो वोलेटाइल है इससे हम समझ सकते हैं कि उसका अगर टेम्परेचर कम है, जो बॉइलिंग टेम्परेचर है अगर किसी कंपाउंड का कम होता है तो उसकी वोलेटाइल ज्यादा होता है, तो वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो अब आप इसकी जरूरत क्या है, मतलब इस तरह के मिक्सचर्स बनाने की जरूरत कहां पे पड़ती है, ये हम कहां पे यूज करते हैं। इनका यूज काफी लिमिटेड है, लेकिन ऐसी जगह पे हम यूज किए जाते हैं जहां पर जो हीट हमको मिल रही है या जो इनपुट जो हमारा थर्मल इनपुट है या इस तरह की जो इनपुट्स हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए, उनकी क्वांटिटी या क्वालिटी फिक्स नहीं है कि कभी हीट हमको 50 डिग्री सेल्सियस पे मिल रही है, कभी जो हीट है वो हमको 100 डिग्री सेल्सियस पे मिल रही है, या कभी 200 पे मिल रही है। तो ऐसी जगह पे हम जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स यूज करते हैं जिससे कि हमारे कुछ पार्ट इवेपोरेट होता रहे रेफ्रिजरेंट का, और जो हमारा साइकिल है वो रन करता रहे। क्योंकि अगर हमारा रेफ्रिजरेंट का वेपराइजेशन नहीं होगा तो हमारा कोई भी कूलिंग हमको नहीं मिलेगी, और हमारी पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो जियोट्रॉपिक
जो मिक्सचर्स हैं उनके भी एग्जांपल हमने फ्रेंड्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला है R404A, ये मिक्सचर होता है R125, R143A और R134A। परसेंटेज इनकी जो है 44%, 52% और 4%। दूसरा एग्जांपल है R407A, ये मिक्सचर होता है R32, R125 और R134A और परसेंटेज इनकी है 20%, 40% और 40%। नेक्स्ट है R407B, ये मिक्सचर होता है R32, R125, R134A। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जो R407A है और 407B है, इन तीनों में हमारे रेफ्रिजरेंट जो हैं वो हमने सेम यूज किए हैं। दोनों में R32, R125, R134A ही यूज हो रहा है मिक्सचर में, लेकिन परसेंटेज अलग अलग है। आप देखेंगे कि पहले वाले में हमने R32 20% लिया था, लेकिन जो दूसरा है उसमें 10% हम यूज कर रहे हैं। R125 पहले वाले में 40% है, जबकि दूसरे में 70% है। और 134A पहले वाले में 40% है और दूसरे वाले में हमने 20% मिक्स किया। तो जैसे ही हम परसेंटेज जो है इंडिविजुअल रेफ्रिजरेंट की चेंज करेंगे, तो जो मिक्सचर हमको मिलेगा वो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएंगी और उसका डेजिग्नेशन भी या नॉमेनक्लेचर भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है R1410A, ये मिक्सचर होता है R32 और R125 और दोनों 50-50% यानी कि बराबर क्वांटिटी में मिक्स करके ये रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर हम तैयार करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हम किसी भी रेफ्रिजरेंट को नॉमेनक्लेचर उसका कैसे बनाते हैं या उसका डेजिग्नेशन कैसे ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर हेलोजिनेटेड रेफ्रिजरेंट का। जो हमारे कंपाउंड्स या रेफ्रिजरेंट जिनका केमिकली जो सैचुरेटेड है और उसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। जैसे कि हमने पहले बात किया था कि हम हाइड्रोजन की जगह में क्या रिप्लेस कर देते हैं, हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन को हम हाइड्रोजन की जगह यूज कर लेते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या हेलोजिनेटेड रेफ्रिजरेंट जो कि सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब है कि वो CnH2n+2 का फॉर्मूले को फॉलो करता है। अगर कार्बन के N है तो हाइड्रोजन या बाकी जो हमारे फ्लोरीन या क्लोरीन है उन सबको मिला के वो उनकी वैल्यू हो जानी चाहिए 2n+2। तो अगर इस फॉर्मूले को वो फॉलो करते हैं तो हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और ऐसे कंपाउंड को हम जिस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं वो है CmHnFpCl3। M क्या है? कार्बन के एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, N है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, P है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स और Q है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। इस फॉर्मूले के साथ ही एक जो इक्वेशन हमको फुलफिल करनी होती है वो है N+P+Q = 2m+2, यानी कि जो हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन प्लस क्लोरीन के जो एटम्स हैं उन सब का सम किसके बराबर होना चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2। अगर ये दोनों इक्वेशन हमारी फुलफिल हो रही हैं तो वो होते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं? रेफ्रिजरेंट इज डेजिग्नेटेड एज RM-1, N+1 और P। यानी कि अगर हमें किसी भी रेफ्रिजरेंट का केमिकल फॉर्मूला मालूम है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, तो हम सीधे सीधे उसका जो रेफ्रिजरेंट है उसका डेजिग्नेशन या नॉमेनक्लेचर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है R मतलब कि रेफ्रिजरेंट, उसके बाद M-1, M क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, N+1, N है हाइड्रोजन एटम्स और P क्या है? नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। तो इसका एक एग्जांपल हम फ्रेंड्स देखते हैं जिससे ये ऑल आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमें एक ये रेफ्रिजरेंट है जिसका केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है CCl2F2। तो सबसे पहले हम इसके जो अलग अलग एटम्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो M यहाँ पे कितना है? M क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो कितना है? 1।
तो m इक्वल टू हो गया 1। उसके बाद है हमारा हाइड्रोजन एटम्स, जिसको हम n से लिखते हैं, तो हाइड्रोजन एटम तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो n क्या हो गया 0। उसके बाद आया p, p क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, तो वो फ्लोरीन हमको दिए हुए कितने 2। और ऐसे ही q क्या है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, जो है अगेन यहाँ पर 2। तो अब ये जो इक्वेशन हम हमारी थी n प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 2m प्लस 2, इसको हम चेक करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 प्लस 2, n तो 0 है, p 2 हो गया और q 2 हो गया, तो ये इधर हमारी लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो गई 4। और अगर राइट हैंड साइड में हम वैल्यू रखें तो 2 इंटू m कितना है 1, तो 2 प्लस 2 4, यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई, यानी कि ये हमारा हम एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो हम ये वाला फॉर्मूला डेजिग्नेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम इस रेफ्रिजरेंट को कैसे डेजिग्नेट करेंगे फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले R, उसके बाद m-1, m-1, m क्या है m1 है, तो 1-1, उसके बाद है n हमारे पास 0 था तो 0 प्लस 1, और उसके बाद क्या आएगा सबसे लास्ट में p की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स कितने हैं 2, तो यहां पे आ गया 2। तो हमारा जो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1-1 हो गया 0, तो ये हो गया R0, 0 प्लस 1 1, और उसके आगे आ गया 2, तो ये हो गया R012। लेकिन वाइडली हम इसको R012 नहीं लिखते हैं, R12 यानी कि R12 हम इसको लिखते हैं। अब इसका अगर उल्टा हमको कभी करना हो कि हमें आपको R12 दिया हो और हमें बोला जाए कि R12 रेफ्रिजरेंट का नेम है और इसका क्या निकालें, ये केमिकल फॉर्मूला हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि सबसे आगे हम एक 0 लगा देंगे। अगर ये 3 डिजिट नहीं है इसका मतलब एक 0 है आगे, तो हम R12 को पहले R012 बनाएंगे और फिर वापस से यही इक्वेशन यूज करके कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के एटम्स की नंबर्स कितने कितने हैं वो निकाल सकते हैं, और हमें ये फॉर्मूला वापस से CCl2F2 मिल जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या हेलोजिनेटेड। तो जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जो फॉर्मूला यूज करते हैं या जिसको वो फॉलो करते हैं वो है CnH2n। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो +2 हमारा सैचुरेटेड के लिए आ रहा था वो यहां पर नहीं है, यानी कि जो कार्बन एटम है वो पूरी तरह से उसके 4 जो वैलेंसी हैं वो पूरी तरह से वो यूटिलाइज नहीं हुई है। अगेन हमारा जो फॉर्मूला है CmHnFlFpClQ ये तो सेम रहेगा, लेकिन जो हमारी इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। यहां पर हमारी जो इक्वेशन बनेगी अनसैचुरेटेड के लिए N प्लस P प्लस Q इक्वल टू 2m, यहां पर +2 जो था वो नहीं आएगा। और ऐसे रेफ्रिजरेंट को हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं, हमारा यहां पर एक एडिशनल 1 आ जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं हमने उसको रेड कलर से इसीलिए दिखाया है कि वो आप देख सकें ध्यान से। तो R, उसके बाद 1, और उसके बाद m-1, n+1 और P, ये तो हम पहले सैचुरेटेड में भी यूज कर रहे थे, एक एडिशनल 1 हमारा सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये 4 डिजिट का होगा। तो अगर 4 डिजिट का रेफ्रिजरेंट का नाम है या डेजिग्नेशन है तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये हमारा अनसैचुरेटेड है, जबकि सैचुरेटेड वाले जो हैं वो मैक्सिमम 3 डिजिट के हो सकते हैं, और अगर 2 डिजिट के आ रहे हैं तो यानी कि पहले डिजिट वहां पर 0 है, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था। तो इसका भी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने एक कंपाउंड लिया है जिसका केमिकल फॉर्मूला है C2H4। तो वापस से m यहाँ पर 2 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसके बाद n इक्वल टू 4 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, p यहाँ पर यानी कि फ्लोरीन नहीं है और 0 है, और q यानी कि क्लोरीन एटम भी नहीं है वो भी 0 है। तो वापस से इक्वेशन ये चेक करेंगे n प्लस पी प्लस क्यू, तो हमारे पास आ गया n है 4, p और q दोनों 0 हैं, और ये किसके बराबर है 2m के बराबर, तो m हमारा क्या है 2, तो 2 इंटू 2 यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, इक्वल टू 4, दोनों 4 है, यानी कि हमारा एक अनसैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जो यहां पर ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आएगा R, उसके बाद 1, ये तो
एक तरीके से कांस्टेंट है, यहाँ पर ये 1 आएगा ही। उसके बाद हमारा आएगा m-1, m की वैल्यू है 2 तो 2 - 1 हो गया। उसके बाद n+1, n हमें दिया हुआ है, हमने देखा है 4 तो 4+1 हो गया। और लास्ट में है p, तो p की हमारी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि कोई भी फ्लोरीन का एटम नहीं है, तो यहाँ पे आएगा क्या 0। तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट का डेजिग्नेशन बन गया R, उसके बाद 1 तो 2 - 1 1, 4+5 5, सॉरी 4+1 5 और लास्ट में 0। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया R1150। तो लेकिन यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स लास्ट में 0 आ रहा है, तो यहाँ पर इस 0 को हम हटा नहीं सकते। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में R012 को R12 लिख दिया था, ऐसा हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 0 लास्ट में है। तो ये जो अगर लास्ट में कोई 0 आ रहा है तो इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, ये पूरा डेजिग्नेशन ऐसे ही आएगा R1150। 0 अगर स्टार्टिंग में है तो उसको हम जरूर हटा सकते हैं, लेकिन जो अगर लास्ट में 0 है तो उसको नहीं हटाना है। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। जैसे कि हमने पहले बात किया था, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स हैं जो हमारे नेचुरली अवेलेबल कंपाउंड्स हैं, यानी कि नॉन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, और उनको हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। तो उनको हम कैसे डेजिग्नेट करेंगे? तो इनको डेजिग्नेट करने के लिए है जो नंबर 7, यानी कि 7 इज फॉलोड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है या कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं और उसके आगे में हम 7 रख देते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, ये है यहाँ पर। सबसे पहले एग्जांपल है फ्रेंड्स NH3 यानी कि अमोनिया। तो अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमने लिया। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट आप देख सकते हैं है 17। तो हमने डेजिग्नेशन बनाने के लिए क्या किया, R और 7 और उसके बाद में उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको हमने लिख दिया। तो इसका जो डेजिग्नेशन बन गया R717। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि NH3 अमोनिया। तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 और 3 एटम है तो हाइड्रोजन के हो गए 3, तो 14 + 3 हो गया 17 और डेजिग्नेशन हमने बना दिया इसका R आएगा क्योंकि रेफ्रिजरेंट है। उसके बाद 7 सबके आगे लगेगा और बाद में उसका मॉलिक्यूलर वेट 17। दूसरा हम देखते हैं CO2। तो इसमें हमको मालूम है जो कार्बन होता है, कार्बन के हैं, ऑक्सीजन का हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 16, तो 16 के मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो गया हमारा 32 और कार्बन का उसमें हम ऐड कर लेंगे तो ये टोटल हमारे पास मिल जाएगा हमको 44। और डेजिग्नेशन हम कैसे करेंगे, R7 और बाद में 44। उसके बाद है सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। यहां पर उसका हमने लिख दिया है फ्रेंड्स। उसके बाद में हाइड्रोजन है, यहां पर ये फ्रेंड्स जो ये 16 नहीं है, ये यहां पर ये आएगा 64 और इसका जो डेजिग्नेशन है वो होता है 764, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके 2 एटम्स हैं तो 16 × 2 ये हो जाएगा आपका 32 और सल्फर का भी 32 होता है तो 32 + 32 ये हो जाएगा आपका 64 मॉलिक्यूलर वेट और इसका डेजिग्नेशन हो जाएगा 764। नेक्स्ट है हमारा H2O यानी कि वाटर। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और सॉरी मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है तो उसका हो गया 16, तो 16 + 2 18 ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। और जो हमारा डेजिग्नेशन है वो हो जाएगा R7 और साथ में आएगा 18 यानी कि 718। ऐसे ही है हमारा नेक्स्ट है एयर। एयर का मॉलिक्यूलर वेट होता है फ्रेंड्स 29 और तो इसी तरह इसका डेजिग्नेशन क्या हो गया R729।
तो इस तरीके से हम जो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स हैं उनका डेजिग्नेशन या नॉमेनक्लेचर बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, यानी कि रेफ्रिजरेंट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और साथ ही सिलेक्शन क्राइटेरिया रेफ्रिजरेंट के लिए क्या होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज स्टे ट्यून। थैंक यू।